हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे वे में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग लेक्चर 2 आज रहेगा, आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इससे पिछली क्लास में लेक्चर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में स्टडी किया था। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे ने एक नियम दिया था जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया था कि व्हेन देयर इज चेंज इन लिंकेज फ्लक्स with a coil, there is an EMF induced in that coil, and if the circuit is closed, there is current flow in that circuit। यानी कि अगर किसी कॉयल से लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो उस कॉयल में एक EMF इंड्यूस्ड होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो उस सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये नियम जो है, इसको बताने के लिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, कैसे होता है, इसको बताने के लिए फैराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और आफ्टर एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, जब भी किसी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ठीक है, एंड दिस इज अ मैग्नेट, एंड मैग्नेट का N पोल है एंड दिस इज S पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो, इस कॉइल से कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, इस कॉइल से कनेक्टेड होता है एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ से एक स्विच बना देते हैं और स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास होगा तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स की टेंडेंसी होती है टू रिलीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड साउथ पोल से इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। और हम 3 कंडीशन इसमें देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि जो मैग्नेट है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, यानी कि जब यह मैग्नेट इस कॉइल की ओर v वेलोसिटी से मूव करता है तो इस कॉइल में लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है। बात क्लियर है। जब यह मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करता है तो इस कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड्स राइट साइड। इस गैल्वेनोमीटर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि करंट कुछ ऐसे फ्लो होती है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होती है। इस पूरे सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो होने लगती है। तो बात यहाँ पे आती है कि मैग्नेट की मोमेंट से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। तो डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इस लिंकेज फ्लक्स कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग हुआ एंड ड्यू टू चेंज इन लिंकेज फ्लक्स देयर इज एन EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द सर्किट इज क्लोज्ड, सो देयर इज करंट इन द होल सर्किट एंड सो गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड। ओके, ठीक है। अब देखो, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम इस कॉइल को फिक्स रखते हैं, इस कॉइल को एज इट इज फिक्स रखते हैं और
यहाँ पे इसका डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे n और यहाँ पे s। अब इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगा, इस कंडीशन में भी लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगा। एंड ड्यू टू चेंज इन लिंकेज फ्लक्स इस गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस कंडीशन। अब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर होती है कि जब भी कॉइल में लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगा, देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, अब देखो अगर कॉइल और मैग्नेट, यहाँ पे कॉइल है, कॉइल और मैग्नेट दोनों क्या है, फिक्स कंडीशन में है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। फ्लक्स तो निकल रहा है बट इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, v इक्वल्स टू 0। तो उस कंडीशन में क्या है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पे सेट रहता है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो जब यह जो मैग्नेट हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है, जिसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है, सॉरी इस तरीके से, इधर को होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद, फैराडेज ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 नियम दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके इस एक्सपेरिमेंट से और इनके लॉ से पूरे साइंस के फील्ड में रिवॉल्यूशन आ गया, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिससे कि आज लाइफ बहुत ही ईजी हो गई है। तो फैराडेज ने 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 नियम है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 नियमों पर वर्क करता है। फर्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड सेकेंड इज लेंज लॉ। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लेंज लॉ। तो फैराडे ने क्या बताया कि व्हेन देयर इज चेंज इन लिंकेज फ्लक्स विद द कॉइल, देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देयर इज करंट इन दैट सर्किट। यानी कि यदि किसी भी कॉइल से संबद्ध किसी भी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि फैराडे का अगर लॉ देखें, फैराडेज लॉ, तो 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ circuit is due to change in linkage flux. EMF induced in a circuit due to change in linkage flux. अब कितना EMF इंड्यूस होता है, तो induced EMF equals to rate of change of linkage flux in the coil. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स इन द कॉइल। यानी कि अगर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ
mod of E equals to d phi by dt. d phi by dt. This is the numerical expression for Faraday's law of electromagnetic induction, which denotes that EMF induced in the coil is just directly proportional to the rate of change of flux linkage in the coil. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक कॉयल है, तो एक कॉयल में जितना भी फ्लक्स चेंजिंग होगा, फ्लक्स लिंकेज में चेंजिंग होगा, उसी के प्रोपोर्शनल में इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, for n number of turns, E equals to n d phi by dt, n d phi by dt. और अगर हम इसमें लेंज लॉ को भी इंक्लूड कर दें, इंक्लूडिंग लेंज लॉ, इंक्लूडिंग लेंज लॉ, इंक्लूडिंग लेंज लॉ, क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि माइनस साइन डिनोट्स द लेंज लॉ. अब लेंज लॉ कहता क्या है? लेंज लॉ कहता है कि किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वह होता है, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा उस कारक का अपोज करता है जिससे वह प्रोड्यूस हुआ है. यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपोज द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इटसेल्फ. बात क्लियर हुआ? अगर लेंज लॉ की हम बात करें, लेंज लॉ की अगर हम लोग बात करें तो लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ, according to लेंज लॉ, it opposes the factor which is responsible to produce itself. यानी कि according to लेंज लॉ it opposes, यानी कि it opposes means current या induced EMF, current और induced EMF opposes the factors which is responsible to produce it. ठीक, अब देखो यहां से क्या बात समझ में आती है कि इस कॉइल में या इस कॉइल में EMF क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है, इस कॉइल में या इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन लिंकेज फ्लक्स. और लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन. तो देखो कैसे होता है. यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल विद वेलोसिटी v. यानी कि जब यह मैग्नेट इस कॉइल से लिंक करेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और इस रिलेटिव मोशन के कारण ही इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होने का रीजन है दैट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. तो यह कॉइल क्या करेगा? यानी कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट क्या करेगा? उस कारण का विरोध करेगा, उस कारक का विरोध करेगा जिससे यह प्रोड्यूस हुआ है. इट मीन्स इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. यानी कि अगर यह मैग्नेट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसको आगे बढ़ने से रोकेगा. ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो जब यह मैग्नेट आगे बढ़ता है ना, जब यह मैग्नेट आगे बढ़ता है तो इस कॉइल का फ्रंट पोल, फ्रंट सरफेस नॉर्थ पोल बन जाता है. कॉइल का फ्रंट फेस क्या होगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा. और जैसे ही यह मैग्नेट आगे बढ़ेगा ड्यू टू नॉर्थ पोल यह इसको अपोज करेगा. बात समझ में आ रही है? यानी कि लिंकेज फ्लक्स क्यों है? लिंकेज फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है एंड दैट ईएमएफ इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन. तो जैसे ही यह मैग्नेट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको रोकने का प्रयास करेगा. यानी कि यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा नॉर्थ पोल. और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. अब देखो क्या होगा. अब जैसे ही इसको अपोज करेगा ये बेचारा पीछे बढ़ने लगेगा. भाई चलो आगे से अपोजिशन हो रहा है,
आगे से लोग अपोज कर रहे हैं, पीछे चलते हैं। अब जैसे इस नेक्स्ट कंडीशन में ये पीछे की ओर बढ़ने लगता है, फिर यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज में चेंजिंग होती है, ठीक है, और जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, फिर इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। यानी कि यह अगर अब दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, यह कॉइल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और फॉर द अट्रैक्शन, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट होगा साउथ पोल, ठीक है। यानी कि यह साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यह कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ यही तो कहता है कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वो उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे जब ये आगे बढ़ रहा है जिसके कारण चेंजिंग हो रहा है, और उस चेंजिंग से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको आगे बढ़ने का अपोज कर रहा है। और जब यहाँ पे यह पीछे बढ़ रहा है तब भी लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, तो फिर कॉइल क्या कर रहा है, फिर इसके पीछे बढ़ने का अपोज कर रहा है, ठीक है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, एंड दिस इज द लेंज लॉ, ओके। इसीलिए एक्सप्रेशन में हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वेयर E इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF and n equals to number of turns, and minus sign indicates the Lenz law, and d phi by dt equals to rate of change of linkage flux, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, ओके। तो इस तरीके से फैराडे ने अपना नियम दिया, और इसी पर बेस्ड हमारे बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, चोक कॉइल, ये सब सारी चीजें क्या है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ओके, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से है, A small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole piece of a magnet in 0.5 seconds. The magnetic flux between the pole piece is known to be 8 into 10 power minus 4 Weber. Estimate induced EMF in the wire. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे दे रखा है कि क्या बोल रहा है कि स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीस ऑफ अ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। इट मीन्स डेल्टा टी का वैल्यू दिया है, डी टी का वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीस इज नोन टू बी, और पोल पीस के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, डी फाई इक्वल्स टू 8 into 10 power minus 4 Weber. So we have to find EMF induced. So हम लोग जानते हैं EMF induced mod of E equals to d phi by dt. Okay, to put the value of d phi and dt, we get 8 into 10 power minus 4 upon 0.5, ठीक है, 0.5, तो 0.5, ओके। तो यहाँ से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 8 into 10 power minus 3 upon 5, ओके। यहाँ से पॉइंट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इससे कट कर दो, 5 से कटेगा 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, यही हमारा आंसर होगा, ओके। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरीके से है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इक्वल्स टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t minus 5 Weber. Calculate the induced current through the coil at t equals to 2 second if the resistance of the coil is 5 ohm. यानी कि हमको क्या दे रखा है यहाँ पे हमको दे रखा है phi इक्वल्स टू, या हम इसको देख सकते हैं d phi इक्वल्स टू दे रखा है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से d phi बाई डी टी का वैल्यू कैलकुलेट करें, d phi बाई डी टी, तो क्या होगा d dt ऑफ, इसको phi करते हैं, d dt ऑफ 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, डिफ्रेंशिएट कैसे होता है पता है ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। ठीक है, इतना हो गया। शो d phi by dt and this will be equal to induced EMF d phi by dt at t equals to 2 second and this will be E, यानी कि क्या हो जाएगा E equals to d phi by dt at t equals to 2 second equals to कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस 16 प्लस 2, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 और 10 78 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हमारा E का वैल्यू आ गया E इक्वल्स टू 78 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R इक्वल्स टू दे रखा है, R इक्वल्स टू हमको दे रखा है 5 ओम। सो इंड्यूस्ड करेंट I इक्वल्स टू E अपॉन R। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ E एंड R 78 अपॉन 5 कितना होगा 1 बार में जाएगा 1 बचेगा 2 25 3 बचेगा ना, तो 15.6 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हमारा कितना गया 15.5 एम्पियर इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा। सो गाइज, दोनों क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से डील करने की कोशिश की और सारे टॉपिक्स को भी मैंने बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।